नमस्कार कृषि विद्यार्थियों, एक बार पुनः भैरव एग्रीकल्चर एकेडमी गंगापुर सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। तो जैसा कि अभी जो जेट का पेपर लगा था, आज था 2 जून और 2 जून को आज था जेट का पेपर। तो हम अब बात करेंगे, आपको जो भी जेट का पेपर जो आज लगा है उसके जितने भी क्वेश्चन है उनका अपन एनालिसिस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है, कहां से आया है, उनके अपन आंसर की के बारे में अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ पेपर के बारे में। साथियों, जो पेपर था अपन कह नहीं सकते कि ज्यादा इजी भी था और ये भी नहीं कह सकते कि ज्यादा टफ था। क्यों? क्योंकि जो पेपर का जो एक तरीका से अपन बोल सकते कि पेपर का जो एक लेवल था एकदम शानदार लेवल था, है ना। इसमें तो ये है कि जिसने अगर अच्छी तैयारी की होगी उसी का ही सिलेक्शन होगा, परंतु यह है कि कम तैयारी पर उसके कम सिलेक्शन के चांसेस है। फिर भी चलो अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यहाँ पर जो पढ़ाया गया उसमें से एक्यूरेट क्वेश्चन मिले, बिल्कुल 90% से एबव जो क्वेश्चन है एक्यूरेट अपने नोट्सों में। जिन भी विद्यार्थियों ने यदि सही प्रकार से हमारे नोट्सों का अध्ययन किया होगा और यहाँ पर जितने भी गुरुजनों के द्वारा जो पढ़ाया गया उसको अगर फॉलो किया होगा तो मैं 100% कह सकता हूं उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा एक अच्छी यूनिवर्सिटी में। इसके बाद अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता तो अच्छे कॉलेजों में उसका 100% सिलेक्शन हो सकता है। तो साथियों चलो वन बाई वन अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आज जो जेट का पेपर लगा था उसके आंसरों के बारे में, तो सबसे यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है उत्तर भारत में खरीफ प्याज की बीज बुवाई का समय क्या है। देखो यहाँ पर पूछा है सीड सोइंग का टाइम पूछा साथियों। तो सीड सोइंग जो करते हैं वो करते हैं मई जून में। कब करते हैं? मई जून में। परंतु अगर यहां पर आ जाता है कि ट्रांसप्लांटिंग कब करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग का मतलब होता है पौध प्रतिरोपण। तो पौध प्रतिरोपण किया जाता है जुलाई अगस्त में। परंतु यहां पर पूछा गया बीज बुवाई मतलब सीड सोइंग का, तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? मई जून है। राइट आंसर क्या है? मई जून। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन का दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है। यहां पर साथियों असत्य पूछा है। ध्यान रखना, आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि इसमें से कोई युग्म दिया हुआ है, इसमें से असत्य कौन सा है या फिर इसमें से नहीं है। तो इसको आपको अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ोगे बाद में ही तो आंसर करोगे सही प्रकार से, तो पहले क्वेश्चन को आपको सही पढ़ना है। देखो यहां पर ओलेरिकल्चर दे रखा है। ओलेरिकल्चर आपको भी पता होगा हॉर्टिकल्चर की एक ब्रांचेस है जिसमें अपने सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। राइट है बिल्कुल। एपीकल्चर मशरूम उत्पादन, ये गलत है। क्यों? क्योंकि एपीकल्चर में अपन किसका अध्ययन करते हैं? अपन मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है, ना कि मशरूम उत्पादन। बीटीकल्चर अंगूर उत्पादन, राइट है। सिट्रिकल्चर जिसमें अपन ऑरेंज और सिट्रस जितने भी सिट्रस ग्रुप के जितने भी फ्रूट है उनका अपन उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मतलब असत्य पूछा है तो असत्य में क्या है? ये एपीकल्चर है। क्या साथियों? एपीकल्चर मतलब दूसरा ऑप्शन वो क्या है इसका राइट आंसर है। इसके बाद में अपन तीसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से पपीते की गायनोडायोसिस है। यहाँ पर गायनोडायोसिस है। गायनोडायोसिस किस्म, गायनोडायोसिस में क्या होता है? इसमें मादा है ना प्लस ओवेलिंगी है। मादा प्लस ओवेलिंगी। तो मादा प्लस ओवेलिंगी है वो कौन सी है? गायनोडायोसिस। एक और होती है डायोसियस। डायोसियस जो एक प्रकार का कैसा है? एक लिंगी। कौन सा है? एक लिंगी। तो यहां पर साथियों जैसे अगर बात करें पूसा नन्ना की, तो पूसा नन्ना है वो कौन सी है? वो एक लिंगी है। मतलब कौन सी है? डायोसियस है। पूसा डवार्फ भी एक प्रकार की कैसी है? एक लिंगी है। और पूसा जॉइंट ये भी एक प्रकार की कैसी है? एक लिंगी। मतलब ये तीनों की तीनों जो वैरायटी है, पूसा नन्ना, पूसा डवार्फ और पूसा जॉइंट, ये तीनों की तीनों वैरायटी कैसी है? एक लिंगी है। मतलब कैसी है? डायोसियस है। यहां पर पूछा है गायनोडायोसिस। गायनोडायोसिस का मतलब यहां पर कौन सी है? ये पूसा यहां पर ये थोड़ा डिलीशियस कुछ दिया या इसको डिलीशियस बोलते हैं ना। राइट आंसर इसका क्या होगा? 3 होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अंगूर के आकार को बढ़ाने के लिए। तो पता ही होगा जब पादप हार्मोन अपना चल रहा था उसमें अच्छे प्रकार से मैंने आपको बताया था कि अंगूर में अगर अपन को फलों का अगर बढ़ाना है, उनकी जो बेरी, उनको तो जो झुमका होता है उसमें जो फल होते हैं उनको बेरी कहते हैं अपन। और बेरी का जब आकार बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिबरेलिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है GA3। तुम पता है मैंने आपको बताया था जिसका संश्लेषित जो रूप है वो कौन सा है? GA3 है। GA3 जिब्रेलिक एसिड जो उसको अपन बोलते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? परंतु अगर आप यहां पर अगर आम पूछता कि आम में किसके द्वारा किया जाता है, तो आम में अपन प्रयोग करते हैं NNA का। आम में फलों के आकार को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? NNA का प्रयोग करते हैं। परंतु अंगूर में किसका प्रयोग करते हैं अपन? अंगूर में GA3 का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर मवेशियों को खिलाया जाने वाला गैर फलियों वाला चारा कौन सा है? यहां पर गैर फलियां मतलब अधलनी फसल, मतलब दलहनी नहीं है। तो यहां पर लोबिया बरसीम, तुम पता है लोबिया चवला है ना, बरसीम दोनों के दोनों फेबेसी कुल की, दोनों के दोनों कौन सी है? दलहनी। यहां पर ज्वार और मक्का, आपको पता होगा ज्वार और मक्का दोनों के दोनों पोएसी कुल की है और ये दोनों के दोनों कैसी है? ए दलहनी है। कौन सी है? ए दलहनी।
यहां पर सोयाबीन और ग्वार, सोयाबीन तुमको पता होगा साथियों, सोयाबीन जो है एक प्रकार से ये भी एक प्रकार की दलहनी है ना, ये दाल सनहेम पे एक प्रकार की कैसी है, दलहनी। तो राइट आंसर क्या होगा, ज्वार और मक्का। इसके बाद में अगला क्वेश्चन मैं आप पर इनवाइट करूंगा विक्रम जी सर को, और विक्रम जी सर आपको बताएंगे, जैसा कि अभी आए थे ये विक्रम जी सर लेट हो गए थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गए थे हम डालने में आंसर की, और आपको बताएंगे ये जो आंसर है उनके। नमस्कार दोस्तों, आज जेट का पेपर हुआ है। मेरे ख्याल से जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने अच्छी तरीके से अगर तैयारी करी है तो उनका ज्यादातर विद्यार्थियों का जो पेपर है वो काफी अच्छा हुआ होगा। दोस्तों आज मनोज जी है पशुपालन जो आपको पढ़ाते हैं, उनकी थोड़ी अनुपस्थिति की वजह से जो पशुपालन के क्वेश्चन है उनको भी मुझे आपको सॉल्व करवाना पड़ रहा है। तो दोस्तों जो पशुपालन का जो अगला अपना जो क्वेश्चन है उसकी अपन बात करेंगे। तो जो क्वेश्चन अपना है कि मेमनों में एंजियोटिक एक्टेक्सिया या जिसको अपन बोलते हैं स्वेवेक की बीमारी आहार में कौन से खनिज लवण के कारण होती है। दोस्तों आप आंसर की देख रहे हो, अनेकों संस्थानों द्वारा अनेकों प्रकार की आंसर की डाली जा रही है, और हर कोई संस्थान वाला कह रहा है कि सभी के सभी क्वेश्चन हमारे क्लासरूम से आए हैं, हमने जो लिखा है एज इट इज आए हैं। मैं आपको बता दूं एग्रीकल्चर के जो पेपर है 40 क्वेश्चनों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो पशुपालन वाला जो पोर्शन है, स्टूडेंटों को पशुपालन में सबसे जो सिंपल जो पोर्शन लगता है नस्ल, और नस्ल में से एक भी क्वेश्चन यहां पर नहीं पूछा गया है। तो मेरे ख्याल से जो जितने भी स्टूडेंट ने तैयारी करी है उनके लिए जो पशुपालन के जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं थोड़े टफ है, और पशुपालन में भी जो रोग दिए हैं उन रोग के भी इंग्लिश नेम यहां पर ज्यादा दिए गए हैं, जूलॉजिकल नेम ज्यादा दिए गए हैं जिसको अपन बोलेंगे, इसलिए थोड़ा सा जो एनिमल वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा हार्ड है। तो यहां पर दोस्तों बात करेंगे इस रोग में जो खनिज लवण की वजह से होता है, और वो खनिज लवण यहां पर दोस्तों है तावा, जिसको अपन बोलते हैं कॉपर। इसकी वजह से मेमनों में एंजियोटिक एक्टेक्सिया या जिसको बोलते हैं अपन स्वेवेक की बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन मैं पवन जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना अगला क्वेश्चन बताएं। इसमें साथियों अगला जो क्वेश्चन है ये जो दे रखा है डॉगरिज मूल ग्रंथ, यहाँ पर रूट स्टॉक पूछा है। मैंने आपको बताया भी था कि रूट स्टॉक से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, और रूट स्टॉक यहाँ पर पूछा है डॉगरिज का। इससे पहले मैं आपको बता दूं 2023 के अंदर भी पूछा गया था, 2023 के अंदर पूछा गया था सपोर्टा का, जिसको चीकू बोलते हैं, चीकू का पूछा गया था। चीकू का वहां पर अपन ने देखा था रायन खिरनी होता है, परंतु यहाँ पर अगर डॉगरिज की बात करें तो डॉगरिज किसका होता है, अंगूर का होता है, जो एक प्रकार का कैसा होता है, एक प्रकार का मतलब निमिटोड रोग प्रतिरोधी होता है ना। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर राइट आंसर मतलब डॉगरिज मूल ग्रंथ है, इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो क्या राइट आंसर क्या है, अंगूर है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर अपन चर्चा कर लेते हैं, टी गुलाम में बडिंग और प्रूनिंग। यहां पर देखो साथियों काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ना। वैसे तो पता ही है कि टी गुलाम में भैया अगर पूछा जाए कि बडिंग किसके द्वारा की जाती है तो भैया टी बडिंग है ना। तो टी गुलाम में बडिंग का टाइम पूछा, प्रूनिंग का आपको पता होगा बडिंग अधिकतर की जाती है वो अगर बात करें जो पतझड़ वाले पौधे हैं, कैसे हैं पतझड़ वाले पौधे, तो पतझड़ वाले जितने भी पौधे हैं उनमें की जाती है जनवरी फरवरी के समय। कब की जाती है, जनवरी। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, एक तो फरवरी। और तुमको आपको पता होगा ये तो पहले भी एक बार सुपरवाइजर के पेपर में और शायद एक बार इसमें जेट के एग्जाम में पूछ लिया गया था प्रूनिंग का समय, तो उसमें अक्टूबर से दिसंबर या जनवरी दे रखा था। तो उसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, अक्टूबर। तो इसमें राइट आंसर क्या है, टी गुलाम में बडिंग और प्रूनिंग का, तो बडिंग का टाइम कौन सा, फरवरी, और प्रूनिंग का टाइम कौन सा, अक्टूबर। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा, दूसरा होगा। इसके बाद साथियों मैं आपको चर्चा कर लेता हूं कुछ कि अब की बार विशाल धमाका हुआ हमारे कोचिंग में। आपको पता होगा हमारे संस्थान में एक बहुत बड़ा महाधमाका, कैसा धमाका, रिजल्ट का धमाका। पूरे राजस्थान को जिसने हिलाकर रख दिया, एकमात्र संस्थान भैरव एग्रीकल्चर संस्थान जो कि अपन के गंगापुर सिटी में। आपको पता होगा एबीसी में 98% के साथ में अपने रिजल्ट और 100% रिजल्ट दिया है। मैं आपको बता देता हूं कि जैसे यहाँ पर मुनीश बैरवा जिसका एबीसी में 98% है ना, मोनू मीना 97 है, रोहितास 97, धनसिंह मीना 95, रुचि सोनी 95। और साथियों दूसरी मजेदार बात कि हमारे फाउंडेशन वाले बैच के हैं, इन बच्चों का 101% सीयूटी में या तो फिर जेट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन के साथ साथ में परसेंटेज भी, ये बहुत बड़ी काबिल तारीफ है आपके साथ में। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों कि जिसको भी 11वीं और 12वीं में एडमिशन लेना है, साथ साथ में फाउंडेशन करना है, 11वीं क्लास से फाउंडेशन करना है, चाहे 12वीं के साथ फाउंडेशन करना है, तो बिल्कुल जुड़ जाइए हमारे साथ में। और आपके लिए प्रवेश प्रारंभ है। आप कभी भी हमारे यहाँ पर संस्थान में सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे आकर के कभी भी हमसे आकर संपर्क कर सकते हैं। साथियों ये रिजल्ट कुछ और रिजल्ट तो क्या, रिजल्ट तो पूरा ही रिजल्ट एक तरीका से ग्रेटफुल है, बिल्कुल काबिल तारीफ है। और मैं इतना अच्छा रिजल्ट जो दिया है हमारे भैरव एग्रीकल्चर क्लासेस की जितनी भी टीम है उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। साथियों बहुत ही अच्छा एक तरीका से पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए समझो बिल्कुल।
इसके बाद में चलो अपन चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद में नमक क्वेश्चन है। नमक क्वेश्चन बिल्कुल अपन के खरपतवार में से पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी गेहूं की फसल में है चौड़ी पत्ती वाले। यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था चौड़ा चौड़ा है तो मोटा है, मोटी मतलब मेट सल्फ्यूरोन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल, है ना। तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मेट सल्फ्यूरोन का। और हालांकि आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले हमने जो कुछ टॉपिक्स हैं उनकी जो वीडियो अपलोड की थी आपको, है ना, उन टॉपिक्स की जो एमसीक्यूज अपने अपलोड की थी उसमें से बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आपको मिले हैं। इसके बाद में एमपीएमएच है ना, एमपीएमएच 17 ये किसकी किस्म है, ये बाजरा की किस्म है साथियों। किसकी किस्म है, बाजरा की किस्म है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है मवेशियों में खुरपका मुंहपका, जैसा कि एनिमल हस्बेंड्री के आज मनोज जी नहीं है तो विक्रम जी आप संभाल रहे हैं पूरे मनोज को। हाँ जी बिल्कुल, मनोज जी की आज अनुपस्थिति हमको खल रही है। तो दोस्तों जो अगला अपना क्वेश्चन है, और एग्रीकल्चर की जो पशुपालन है उसका सबसे सीधा प्रश्न, मवेशियों में खुरपका और मुंहपका, जिसको अपन एफएमडी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यहां पर चक्रा जरूर दिया है। कैसे चक्रा दिया है कि यहां पर अपन देखेंगे कि वायरस किससे हो रहा है, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा है। वहां पर सबके सब वायरस दे रखे हैं, और वायरस में से भी पूछा जा रहा है कि कौन से वायरस से मवेशियों में, कैटल्स में खुरपका और मुंहपका रोग होता है। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, यहां पर जो सही आंसर इसका होने वाला है वो दोस्तों होने वाला है एफ्थो वायरस। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है वही आपका बीमारियों से लिया गया है, और ये भी ज्यादातर स्टूडेंट इसको जानते हैं लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है, क्योंकि यहां पर अपन देखेंगे ऊंट में ट्रिपेनोसोमा इवांसी जो एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रोटोजोआ होता है। उसके कारण होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको पता है ऊंट की एक प्रसिद्ध, बहुत ही अच्छी एक बीमारी है जो काफी हद तक आप पढ़ते हो, ज्यादातर स्टूडेंट सब जानते हो, जिसको अपन बोलते हैं सर्रा। और वो आपको पता है कौन से प्रोटोजोआ के कारण होती है, तो वो दोस्तों होती है ट्रेपेनोसोमा इवांसी। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों होने वाला है सर्रा। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से आपको मैंने बताया कि ये जो टॉपिक है आपके बायो फर्टिलाइजर वाले या फिर आपके जो जैव उर्वरक वाले जो आपके क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर की संदर्भ में भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, साथ ही साथ में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिए भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहां पर दोस्तों देखेंगे कि यहां पर पूछा जा रहा है कि मटर के बीजों को निम्नलिखित जीवाणुओं के इनोकुलम, आपको मैंने बताया था जैव उर्वरक को माइक्रोवियल इनोकुलेंट के नाम से भी जाना जाता है, माइक्रोवियल इनोकुलेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर पूछा है कि आपको सबसे पहले तो यह पता है कि जितनी भी दलहनी फसलें उनके उपचार करने के लिए अपन कौन सा जैव उर्वरक काम में लेते हैं, राइजोबियम। लेकिन राइजोबियम के साथ साथ में मैंने आपको बताया था अलग अलग दलहनी फसलों के लिए राइजोबियम की अलग अलग प्रजाति भी काम में ली जाती है। और यहां पर दोस्तों मटर के लिए यहां पर पूछा है, तो उसके लिए सबसे जो पहला वाला जो ऑप्शन है राइजोबियम लेग्यूमिनोसियम, ये आपका सही आंसर है। दोस्तों मैं आपको एक बार बता देता हूं कि ये जो अपना जो पेपर है, इसकी जो आंसर जो आपको बोलेंगे, जिसकी जो सीरीज है वो डी सीरीज का अपन पेपर है, जिसकी अपन आंसर की आपको बता रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये आपको सबको पता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसियम इसका सही आंसर है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि रोमंती पशु में, जिसको अपन जुगाली करने वाले अपन बोलते हैं, किण्वन में प्रक्रिया में पैदा होने वाली अत्यधिक गैसों के कारण रूमेन में होने वाले असामान्य फैलाव को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहां पर अगर उसका हिंदी रूप अगर आ जाता तो आप इसका आंसर सही दे देते, जिसको अपन बोलते हैं ब्लॉट या फिर जिसको अपन बोलते हैं आफरा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना उसके दूसरे रूप में उसको अपन बोलते हैं रूमिनल टिम्पनी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका होने वाला है रूमिनल टिम्पनी। दोस्तों ज्यादातर संस्थान वाले बता रहे हैं इस तरह से कि भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, जितने भी विद्यार्थियों ने चाहे कहीं से भी तैयारी करी है वो आपके नोट्सों को मिला के देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन बोल रहे हैं हमारी मैराथन क्लास से आए हैं, इससे आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखोगे कि भाई जो पशुपालन है उसका जो पैटर्न है वो थोड़ा अजब ही है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मैं पवन जी से आग्रह करूंगा कि वो जो अपना क्वेश्चन है अगला वाला उसको सॉल्व करवाए। देखो साथी, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन आपकी सिंचाई वाले टॉपिक में से पूछा गया है, वो इसको कुछ भी नहीं है, इसको थोड़ा सा यू टर्न लिया है इस क्वेश्चन ने, कुछ भी ज्यादा नहीं है। ये क्वेश्चन आपको पता है 2023 में भी आया था, ऐसा कैसा ही बिल्कुल, है ना। तो इसमें आपको पता है जब वाटर रिक्वायरमेंट मतलब जल की आवश्यकता की गणना निम्नलिखित में से किसी एक सूत्र के माध्यम से की जा सकती है, वो सूत्र कौन सा है। यहाँ पर एक फॉर्मूला पूछा है किसका, वाटर रिक्वायरमेंट का। वाटर रिक्वायरमेंट का वैसे सूत्र मैंने आपको बताया था, है ना, ईटी प्लस ई प्लस
जो अपन वाटर यूज होता है पौधों में, है ना, और साथ साथ में भूमि के द्वारा भी कुछ जो पानी है वो ग्रहण कर लिया जाता है, वो सारे के सारा आता है। तो इसमें प्लस ही प्लस है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ पर ये प्लस माइनस है, तो माइनस का तो हो ही नहीं सकता है ना, यहाँ पर भाग है तो भाग का हो ही नहीं सकता, तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, या पहला जाएगा ET प्लस AL प्लस WSO। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यूटर लिया, थोड़ा सा अगर आपने थोड़ा सा स्मार्ट माइंड लगा दिया होगा तो मेरे ख्याल से तो जितने भी स्टूडेंट है मैंने पढ़ाया तो उनका तो ये क्वेश्चन 100% सही ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो आपको सर बताएंगे। हाँ दोस्तों, अगला जो अपना क्वेश्चन है आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया था जब अपन ने फर्स्ट टाइम पे जो अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में जब अपन ने चर्चा करी थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पोषक तत्व वाला जो चैप्टर है वो आपके एग्रीकल्चर की दृष्टि से, संपूर्ण कृषि विज्ञान की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आप देखोगे कि आज के जो पेपर है जेट का, इसमें लगभग 2-3 क्वेश्चन आपको पोषक तत्व में से आपको देखने को मिले। तो दोस्तों इसकी बात करेंगे अपन कि क्वेश्चन कौन सा है। बहुत ही सीधा क्वेश्चन है और आपको कई बार आपका जो टेस्ट लिया है उसमें दे दिया गया है, कई एक बार टेस्ट लिया उसमें दे दिया गया है कि मूंगफली में पोप फली, जिसको मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था, बोलते हैं अपन पॉपिंग। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि मूंगफली पोली रह जाती है, उसमें दाना नहीं बनता है, जिसे अपन मूंगफली में पॉपिंग बोलते हैं। और आपको मैंने बताया मूंगफली में पॉपिंग के लिए, मतलब दाना बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, कैल्शियम। तो ध्यान रखना दोस्तों, कैल्शियम की कमी की वजह से मूंगफली में पॉपिंग हो जाता है। एज इट इज आपके नोट्सों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है पवन जी से रिलेटेड है, आपका एग्रोनॉमी का, बीज से संबंधित, वो आपको सोल्व करवाएंगे। यहाँ पर साथियों अगला जो क्वेश्चन है वो बीज में से दिया हुआ है, और बीच में ये तो कौन गलत कर देगा, है ना, जो कोई ये कोई क्वेश्चन नहीं मानता मैं इनको, ये तो बिल्कुल हलवा है एक तरीका से। आधारीय बीज में कौन से रंग का टैग लगा होता है, कौन से रंग का आधारी, इसको अपन फाउंडेशन बोलते हैं। मैंने आपको बताया था फाउंडेशन सीड और फाउंडेशन रंग, अगर कलर की बात करें फाउंडेशन कलर, तो वो भी कौन सा है, सफेद ही है। तो यहाँ पर कौन सा लगा होता है, सफेद लगा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं वैसे ही आपको बता देता हूं। यहाँ पर चैती गुलाब का आपसे साइंटिफिक नेम पूछा जा रहा है, और आपको पता है जो चैती गुलाब है जिसमें कांटे होते हैं, और चैती गुलाब का जो खेती आपको पता है खमनौर में, कहां पर, खमनौर में सबसे ज्यादा की जाती है। और आपको पता है चैती गुलाब का जो साइंटिफिक नाम है दोस्तों वो है आपका रोजा डोमेसिना, जिसको डोमेस्किना, जो थोड़ा सा आपका हो सकता है कि वहां पर हिंदी में क्या दे दे, लेकिन रोजा डोमेसिना जो है आपका चैती गुलाब का आपका साइंटिफिक नेम है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर, अमरूद से लिया गया है, पवन जी आपको क्लियर कराएंगे। देखो साथियों, ये जो अगला क्वेश्चन है ये आपके काफी बार पूछा भी गया है, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है कि अमरूद की जो कौन सी किस्म है जिसका जो गुदा है वो लाल होता है, मतलब लाल गुदेदार वाली किस्म। तो नाम से पता चल रहा है लाल, ललित, ललित मतलब क्या होता है, लाल। तो ललित जो वैरायटी है अमरूद की वो कौन सी है, लाल गूदेदार वाली है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ललित हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। मैंने आपको क्या बताया था, मैं जब मक्का पढ़ाया था आपको मैंने बताया भी था कि जो अभी श्री नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो टीए का पेपर लगा था 2023 के अंदर, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, और मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट भी, आप अगर आप तो पता समझ गए होंगे कि हाँ बताया था कि नहीं बताया था, है ना। मैंने आपको वहां पर इंपॉर्टेंट करके लिखाया था ये क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि ये जो तकनीक, इसमें 2 संक्रमण होते हैं, तो एकल संक्रमण होता है, एक डबल संक्रमण होता है। एकल संक्रमण अपने भारत में नहीं अपनाया जाता, इस कारण से उसको भारत में कोई महत्व नहीं है। डबल संक्रमण है वो भारत में अपनाया जाता है, इसी कारण से मैंने आपको बताया था ये भारत में महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण है तो वो क्वेश्चन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डबल क्रॉस तकनीक किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा, DF जोन्स के द्वारा। किससे संबंधित है ये, मक्का से संबंधित, मक्का में दी गई थी डबल क्रॉस तकनीक, जिसको भारत में सर्वाधिक अपनाया जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है वही पशुपालन वाले सर बताएंगे अब तो। हाँ जी सर, ये जो क्वेश्चन है अभी पवन जी ने आपको बताया कि जो डबल क्रॉस टेक्निक जो मक्का में अपनाई जाती है, और आपको पता है सिंगल क्रॉस टेक्निक है वो भी आपकी मक्का में अपनाई जाती है, और वो आपकी दी थी ईस्ट एवं सल ने। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, लेकिन अब तो आपकी एग्जाम हो गई, CUET भी हो गई है, जेट की एग्जाम हो गई है, तो अब ख्याल आप थोड़ा ब्रेक लेंगे पढ़ने से। उसके बाद में दोस्तों अगला जो आपका क्वेश्चन है साइलेज से लिया गया है, और साइलेज में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि साइलेज निर्माण के अंतिम उत्पाद में होना चाहिए, मतलब साइलेज जब आपकी बन जाती है, आपने चारे का संरक्षण पढ़ा है, और उसके चारे के संरक्षण में आपने जब पढ़ा है साइलेज और हे, तो वहां पर पूछा जा रहा है कि एक अच्छी साइलेज है उसमें पीएच की बात करेंगे तो 3.5 से 4.2 के बीच में होना चाहिए, और साथ में उसमें एसिड की बात करेंगे, अम्ल की बात करेंगे तो 2.4% उसमें क्या भी होना चाहिए, एसिड होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका होने वाला है फर्स्ट, 3.5 से 4.2 पीएच के साथ साथ में एसिड भी उसमें 2.4% होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको ज्यादातर विद्यार्थी गलत करे होंगे। क्यों? क्योंकि इससे संबंधित 2 प्रकार के आपके क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं,
और मैंने अगर देखा जाए आपके नोट्सों में तो शुरुआत का जो अपना पेज है, जो आपको नोट्स वितरित किए गए, तो उसके शुरुआत के फर्स्ट पेज में से आपको 2 क्वेश्चन संस्थान से रिलेटेड आए हैं, और वो एक क्वेश्चन उनमें से कौन सा है दोस्तों, राष्ट्रीय जैविक खेती का अनुसंधान। मैंने आपको बताया था एक तो होता है NIOF और एक होता है NIOFR। मैंने आपको बताया था अगर R नहीं लगा है, रिसर्च नहीं लगा है, तो आपको जाना है गाजियाबाद की तरफ, और अगर रिसर्च लगा हुआ है तो यहां पर आपको सिक्किम या फिर आप गंगटोक की तरफ आपको जाना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, यहां पर क्या लगा हुआ, अनुसंधान लगा हुआ है, रिसर्च लगा हुआ है, तो यहां पर आपका जो सही आंसर है वो दोस्तों होगा क्या, सिक्किम आपका सही आंसर होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर थोड़ा कम कंफ्यूज किया है, यहां पर गाजियाबाद ऑप्शन में नहीं लगाया है, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे कि भैया जैविक खेती वाला राज्य कौन सा है, तो यहां पर सिक्किम की तरफ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है। अगर गाजियाबाद और ऐड कर देते तो काफी स्टूडेंट इसको गलत करते। यहां पर जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका होगा सिक्किम गंगटोक। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपकी जेनेटिक्स से लिया गया है, प्रौद्योगिकी से लिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहां पर सही कथन यहां पर पूछ रहे हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड है। आपको चौबे जी अच्छी तरीके से इसको क्लियर कर पाएंगे, लेकिन इसका आंसर मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ये जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है एपिस्टेसिस का मतलब 2 अलग अलग जीन लौकी में जीनोटाइप के बीच एक अंत्य क्रिया है, ये आपका मेरे ख्याल से क्या होगा, सही आंसर होगा। बाकी इस क्वेश्चन को एक बार और कहीं और जगह की आंसर की से भी आप क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। पवन जी से आग्रह करूंगा कि अगला क्वेश्चन बताएं। साथियों आपका अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर खजूर से पूछा गया है, और खजूर से तो पैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि तुम पता ही होगा अपन के शुष्क अगर जलवायु के हिसाब से देखा जाए अपन के राजस्थान में तो खजूर और बेर ये 2 बहुत ही प्रमुख अपन की फल वृक्ष हैं। इसी कारण से इनसे ज्यादातर क्वेश्चन है वो आते हैं। लास्ट ईयर की अगर बात करें बेर में से पूछा गया था, आपकी बार खजूर में से पूछ लिया गया है। इसमें पूछा गया नर खजूर की कौन सी किस्म है। देखो नर खजूर की किस्म पूछी, आपको पता होगा खजूर एक प्रकार का कैसा पादप है, डायोसियस पादप है, एक लिंगी पादप है, मतलब इसमें मादा फूल और नर फूल अलग अलग किस पर आते हैं, पौधों पर आते हैं। तो इसमें तुम पता है एक तो नर फूल आते हैं जिस पर जो नर खजूर है, इस पर जिसमें फीमेल फूल आते हैं वो कौन सा हो जाएगा, मादा खजूर। तो यहां पर अगर नर खजूर की बात करें तो नर खजूर देखो जगलोल है, चिपचैप है, खलास है, ये तीनों नहीं है। इसमें कौन सी है नर खजूर वाली जो किस्म है वो कौन सी है, घनामी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, घनामी होगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर अपन का जो अपन लेआउट करते हैं अपन जो भी गार्डन का, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको ये क्वेश्चन में आपको कराया भी था, मैंने यहाँ पर आपको दिया भी था कि अगर आपको कोई स्पेसिंग आपको पता है और आपको एरिया अगर पता है, तो स्पेसिंग अगर एरिया पता है तो आप क्या कर सकते हो, उसमें जितने भी अपन पौधे लगा रहे हैं उसकी अपन संख्या अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था इसका मैंने आपको सूत्र बताया था कि अगर अपन को प्रति हेक्टेयर अगर पौधों की संख्या अपन को ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्पेस वो एरिया बटे स्पेसिंग, क्या बताया था, एरिया बटे स्पेसिंग। पहले तो चलो 1 हेक्टेयर का निकाल लेते हैं अपन। 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, और अगर बात करें स्पेसिंग यहाँ पर 2, तो आपको पता होगा आम की जो स्पेसिंग रखी जाती है वो 10 × 10 मीटर रखी जाती है। तो मीटर से मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से यहाँ पर मीटर स्क्वायर गया तेल लेने, और यहाँ पर 10 से 10 से 10 10 से 10 यहाँ पर आ जाएगा कितना, 100। तो यहाँ पर 1 हेक्टेयर में यहाँ पर अभी संख्या आई है कितनी की, 1 हेक्टेयर की। तो आपको पता होगा 1 हेक्टेयर में कितना, यहाँ पर कितना, 100। यहाँ पर अगर बात करें 5 हेक्टेयर की, तो 5 हेक्टेयर में कितना हो जाएगा, 500, कितना, 500। परंतु यहाँ पर 500 पौधे कौन सी विधि से, वर्गाकार। परंतु यहाँ पर कौन सी विधि पूछी है, षटकोणीय। तो आपको पता होगा षटकोणीय विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगते हैं, 15%। आप देखो अब 500 का अगर 15 निकालो, 500 का 15 का निकालेंगे, तुम पता 10 कितना हो जाएगा, 10 को इसका हो जाएगा 50, और अगर 5 करे बात तो 25, तो 50 + 25 कितना हो जाएगा, 75। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 575। तो राइट आंसर क्या है इसका साथियों, 575 है। मतलब 5 हेक्टेयर में कितना आएगा, 575 आएगा। अगला क्वेश्चन है आपको विक्रमजीत सर बताएंगे। हाँ दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वही आपके पोषक तत्व से पूछा गया है, और काफी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। आपको मैंने अच्छी तरीके से जब आपको पोषक तत्व पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने एक डायग्राम बना के मैंने आपको बताया था कि किस पोषक तत्व के कमी के लक्षण कहां पर दिखाई देते हैं, कौन सी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, कौन से भाग पर दिखाई देते हैं। यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहां पर पूछा है कि पौधे की शीर्ष कलिकाओं पर, जिसको अपन शीर्ष भाग बोलते हैं, अपन बड बोलते हैं, ऊपर ही ऊपर जिसको अपन कलिकाएं अपन बोलते हैं, उस पर कौन से पोषक तत्व के कमी के लक्षण आपको दिखाई देते हैं। इस तरीके से मैंने आपको एक पौधा बनाया था, और उस पौधे में यहां पर आपको कलिका बताया था, और मैंने यहां पर आपको लिखाया था
कैल्शियम और बोरॉन पौधे पर चढ़ जाते हैं, चढ़ना जानते हैं लेकिन उतरना नहीं जानते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, कैल्शियम और बोरॉन के जो कमी के लक्षण है पौधों के शीर्ष भाग पर या जिसको अपन बोलते हैं कली का ऊपर दिखाई देते हैं। ये आपका जो है सही आंसर होगा आपका कैल्शियम एवं बोरॉन। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गोल क्रांति निम्नलिखित में से संबंधित है। आपको पता है ये जो क्रांति है, आपको जो शुरुआत में टेस्ट लिए गए थे अपनी जो बुकलेट है उसमें से टेस्ट लिए गए, अपन बुकलेट में से भी देखेंगे तो कम से कम 5-7 क्वेश्चन आपकी बुकलेट में से एज इट इज आए हुए हैं टेबलों में से। और यहां पर दोस्तों दे रखा है कि गोल क्रांति से किससे संबंधित है। आपको पता है गोल क्रांति आपकी किससे संबंधित है दोस्तों, आलू उत्पादन से आपकी गोल क्रांति संबंधित है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से लिया गया है। कहीं ना कहीं ज्यादातर जो विद्यार्थी है वो थोड़ा इसमें कंफ्यूज हुए हैं। यहां पर अपन देखेंगे, यहां पर पूछा गया है कि भारत में सहकारी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। क्या एम एस स्वामीनाथन है? क्या नहीं है। एम एस स्वामीनाथन आपकी क्रांति से संबंधित है। बीपी पाल आपके गुलाब से संबंधित है। सल ओबर्ट ओबर्ट आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग से, जैविक खेती से संबंधित है। लेकिन यहां पर एक अटपटा नाम आपको देख रहा है, एफ निकोलसन। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको थोड़ा सा तुक्का लगाने की यहां पर जरूरत थी। आप अगर एफ निकोलसन लगा देते तो ये भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाता, सही हो जाता दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, आपको पवन जी एक बार क्लियर करेंगे। जेएम जेली में से लिया गया है। तो साथियों यहाँ पर जेएमई से पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वैसे कम संस्थान इसको पढ़ाते हैं, ज्यादातर जेली के बारे में ज्यादा डिटेल से पढ़ाते हैं। यहाँ पर जेएम में पूछ लिया गया है कि समय से पहले जेएम जमने का कारण क्या है। ये को यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझो कि अगर टाइम से पहले जैसे अपन जब चाह रहे हैं जमाना, जब जम नहीं रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है, ये अपन खुद अपन सब दिमाग यहाँ पर लगा सकते हैं। तो एक तो होता है कम टीएसएस, एक है उच्च शर्करा। आपको पता है भैया अगर ज्यादा शर्करा है तो वो जमेगा ही नहीं, ज्यादा शर्करा है तो क्या होगा, जमेगा ही नहीं। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। इसके बाद में कम पैक्टिन, तो जैम का तो भैया पैक्टिन से कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पैक्टिन तो किसके लिए चाहिए, जेली के लिए। यहाँ पर उच्च अम्ल, अम्ल का भी तुमको पता है कोई प्रभाव किसमें नहीं पड़ता है, जैम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम टीएसएस। बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। और अगर कम टीएसएस है, टोटल जो सॉलिड जो है कुल घुलनशील मात्रा, यदि वो क्या है, कम है, तो फिर उससे क्या हो जाता है, जैम है वो पहले ही क्या हो जाता है, जम जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री। अगला क्वेश्चन भी बड़ा धुआंधार क्वेश्चन यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री से दिया गया है, जो कहते हैं बहुत सिंपल है या फिर हमारे उनसे आया है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि भेड़ों में एंट्रोटॉक्सीमिया की जो बीमारी है वो किसके कारण होती है। दोस्तों यहां पर दिया गया है कि भेड़ में एक रोग होता है, एक बीमारी होती है, और उस बीमारी का नाम यहां पर दे रखा है एंट्रोटॉक्सीमिया। वो किसके कारण होती है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये जो बीमारी है ये होने वाली है आपकी क्लॉस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस। तो दोस्तों ध्यान रखना, भेड़ में एंट्रोटॉक्सीमिया जो बीमारी है वो दोस्तों होती है क्लॉस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस के कारण होती है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में भी आपका विटामिन था, मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां पर दोस्तों यहां पर दे रखा है कि कौन सा पदार्थ विटामिन ए का सबसे प्रबल प्रिकर्सर होता है, मतलब बनाने में सहायक होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर जो बीटा कैरोटीन होती है वो विटामिन ए जब होता है तो उसका प्रिकर्सर होती है बीटा कैरोटीन। तो दोस्तों यहां पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो दोस्तों होने वाला है बी कैराटोन। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन, ये जो आपका जो टॉपिक है ये आपके एग्रीकल्चर में भी है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में भी है। तो यहां से पूछा जा सकता है, और यही किया कि वहां पर आपको ये क्वेश्चन है यहां पर दे दिया गया है। अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा तो ये मेरे ख्याल से सही किया होगा। दोस्तों हम आपको मैंने बताया था कि लवणीय मृदाओं की बात करेंगे, उसमें लवणों की सांद्रता ज्यादा होती है, और आपको मैंने बताया था लवण ज्यादा होंगे तो उसमें किसका प्रभाव ज्यादा होगा, ईसी का, विद्युत चालकता का प्रभाव होगा। मैंने आपको बताया था लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन से क्या होती है, ज्यादा होती है। बाकी दोनों चीजें क्या होती है, ये 15% से कम और ये 8.5 से कम होती है। लेकिन यहां पर पूछा है यदि मृदा में ईसी का मान कितने से ज्यादा भैया, कितने से कम है, 4 डेसीसाइमन से कम है, ईएसपी आपकी 15% से क्या है, अधिक है, साथ ही साथ में आपका पीएच भी 8.5 से क्या है, अधिक है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ऐसी मृदा आपकी कौन सी मृदा कहलाती है, क्षारीय मृदा, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एल्कलाइन सॉइल या सोडिक सॉइल या ब्लैक एल्कली सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। एज इट इज क्वेश्चन आपकी नोट्स में से पूछा गया है, यदि मृदा में ईसी का मान 4 डेसीसाइमन से कम है और आपकी जो पीएच है वो 8.5 से अधिक है, ईएसपी 15% से अधिक है, तो वो कौन सी मृदा होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों होगा क्षारीय मृदा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन भी आपका परिरक्षण से पूछा गया है, पवन जी आपको क्लियर करेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों,
क्वेश्चन पूछा गया है जेल मीटर टेस्ट क्यों करते हैं। देखो जेल मीटर पहले यहां पर नाम से पता चलनी चाहिए भैया, जेली से संबंधित, किससे संबंधित, जेली से। मैंने आपको बताया भी था कि जेली मीटर अगर ऑप्शन में जाए तो गलत है, तो क्वेश्चन घुमाने के लिए ऑप्शन कुछ भी दे सकता है ना, तो वो जेली मीटर नहीं है, कौन सा है, जेल मीटर। तो यहां पर कुछ अपन बात कर लेते हैं। जैसे देखो जेल मीटर टेस्ट क्यों करते हैं, पहले तो देखो जेली में अंतिम बिंदु के निर्धारण के लिए। देखो जेली में अंतिम बिंदु निर्धारण क्या है, एक तो अपन क्या करते हैं, एक तो अपन उसका तापमान मापते हैं, या फिर जो अपन ने शर्करा मिलाई है उसके 1.5 गुना रह जाती है ना। निचोड़ में शर्करा के लिए अगर बात करें तो आपको पता होगा शर्करा मतलब टीएसएस का मापन, और शर्करा का मापन किसके द्वारा, रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा। और अगर बात करें यहाँ पर पैक्टिन आ गया साथियों, तो पैक्टिन का मापन किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पर पैक्टिन की जो मात्रा है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है, जेल मीटर टेस्ट के द्वारा। हालांकि इसमें एक दो टेस्ट और है, जैसे एल्कोहल टेस्ट के द्वारा भी किया जाता है, परंतु वो नहीं पूछा है यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ कौन सा टेस्ट पूछा है, जेल मीटर टेस्ट। तो किसके द्वारा किया जाता है, पैक्टिन की मात्रा के लिए। और आपको पता होगा जेली में 1% पैक्टिन की मात्रा होनी चाहिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन खरपतवारों से पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। सक्रिय, देखो यहां पर दो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, एक तो कौन सा, सक्रिय पत्ती वाले, एक तो मतलब जिसकी ऐसा खरपतवार जिसकी पत्ती कैसी हो, सक्रिय हो, और साथ साथ में कैसा हो, द्विबीजपत्री। वैसे अधिकांश देखने को नहीं मिलता साथियों, मैं आपको बताता हूं कि अधिकांश जो वनस्पति होती है अगर वो उसकी पत्तियां कैसी है, सक्रिय है, तो वो ज्यादातर एक बीजपत्री होती है। परंतु कुछ कुछ अपवाद है, बहुत सारे जो उनके जो बीज है वो कैसे होते हैं, द्विबीजपत्री वाले होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने आपको जब नोट्स दिए थे उनमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी खरपतवार हैं उनके नामों को आप किसमें याद कर लेना है, आपको उनके बॉटनिकल नाम याद कर लेना, क्योंकि ज्यादातर एग्जामों में क्या पूछे जाते हैं, डायरेक्टली बॉटनिकल नाम। देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं एवेना फटवा, जिसको किसका है, जई का है। और आपको पता है जई एक बीजपत्री है और साथ साथ में कैसी है, सक्रिय पत्ती वाली। तो ये तो ध्यान रखना, हालांकि सक्रिय पत्ती वाली है परंतु कैसी है, एक बीजपत्री है। इसके बाद में साइनोडोन डाक्टाइलॉन जो कि दूब घास, और आपको पता होगा दूब घास, साइनोडोन डाक्टाइलॉन एक प्रकार का सक्रिय पत्ती वाला, परंतु आपके जब बीज है, अगर उसके जब बीज ये जब बड़ा हो जाता है, आपने देखे होंगे इसका बीज अपन मिश्रते हैं तो दो आसानी से दो भागों में आप विभाजित हो जाता है, मतलब कैसा है, द्विबीजपत्री है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, साइनोडोन डाक्टाइलॉन। और आपको पता है जैसे चिनोपोडियम मेलाबम बथुआ तो चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन अपन बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में टमाटर की कौन सी किस्म नहीं है, टमाटर की कौन सी किस्म नहीं है साथियों, है ना, नहीं पूछा है। तो देखो अर्का रक्षक आपको पता ही होगा, अर्का रक्षक तो किस्म है, F1 पीढ़ी है जो। इसके बाद में अर्का अभेद भी इसकी वैरायटी है। इसके बाद में अर्का मोहिनी मैं आपको बता देता हूं, तो अर्का मोहिनी और किसकी है, कैप्सिकम की भी है, मतलब मिर्ची की भी है, और किसकी है, टमाटर की भी है। तो ये सभी मतलब ये सभी किसकी है, टमाटर की। तो यहां पर घुमाया ये सभी है, तो राइट आंसर क्या करना है आपको, चौथा, ये सभी है ना। इसके बाद में GC4 जिसको अपन पूरा नाम अगर बात करें, GC क्यूमन, वो जी मतलब गुजरात, सी मतलब क्यूमन। आपको पता है वैसे अपन के राजस्थान में अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो जीरा है वो जालौर में होता है, परंतु और वैसे बात करें तो गुजरात में भी काफी मात्रा में होता है। इस कारण से GC मतलब गुजरात के नाम से काफी जीरे की वैरायटी है वो बनी हुई है। तो GC4 जो वैरायटी है वो कौन किसकी है, GC क्यूमन मतलब क्या होता है, जीरा है। तो इसकी राइट आंसर क्या होगा, जीरा। अगला क्वेश्चन आपको सर बताएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और अच्छे क्वेश्चनों में यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं कि किस वेल जो क्लाइंबर्स जिसको अपन बोलते हैं, जो शुष्क क्षेत्रों में भूदृश्य निर्माण के लिए उपयोगी होती है। तो दोस्तों यहां पर वेल में से पूछा है और उसका साइंटिफिक नेम यहां पर पूछा है कि कौन सी जो है वेल, वो पहली बात तो कौन से क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में लैंडस्केपिंग जिसको अपन बोलते हैं भूदृश्य, लैंडस्केपिंग में से यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर भूदृश्य के निर्माण के लिए उपयुक्त होती है। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, ये जो बोगनवेलिया गिलवेरा है ये आपकी भूदृश्य के लिए और मुख्य रूप से कौन से क्षेत्रों के लिए, शुष्क क्षेत्रों के लिए काम में ली जाने वाली आपकी बेल होती है। इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों वो आपका होने वाला है बोगनवेलिया गलेवरा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो थोड़ा सा ही आपको दिमाग लगाना था, आपने खूब पढ़ा है, और ये आपकी जो है आपका जो सबसे महत्वपूर्ण जो है आप जिसको अच्छा मानते हो, आपका जो पोर्शन एग्रीकल्चर का जो पशुपालन उसको अच्छा मानते हैं कि वही नस्ल, और वो नस्लों में से यहां पर जो मुर्गी की जो नस्ल है जिसमें आप पढ़ते हो कड़कनाथ, जो मुर्गी है उसका आपने पढ़ा है कि इसका मीट कैसा होता है, काले रंग का होता है। और ये मुर्गा भी अपन देखेंगे तो ये भी ज्यादातर जो रंग है इसका काले रंग का होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है इसमें क्या दे रखा है, किस कुक्कुट नस्ल को काला मासी के नाम से भी जाना जाता है। तो काला मासी का मतलब काला, और मांस का मतलब मासी नहीं है, मांस ही है। तो दोस्तों ध्यान रखना जो कड़कनाथ है उसको काला मासी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका होने वाला है कड़कनाथ। उसके बाद में दोस्तों जो अगला आपका क्वेश्चन है कि पोषक तत्व में से ही पूछा गया है, मैंने आपको पहले ही बताया ये तीसरा क्वेश्चन है पोषक तत्व में से, और ये पूछा गया है कि पौधों के लिए बोरॉन जो आवश्यक पोषक तत्व है उसकी जो अनिवार्यता है उसकी खोज कौन से वैज्ञानिक ने करी। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था
जो कार्बन हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उसकी सैक्स ने करी थी। बोरॉन कॉपर की जो कॉपर है उसकी आपकी करी थी सोमर एवं लिपमैन ने करी थी। लेकिन आपको मैंने बताया था जो बोरॉन है उसकी जो खोज है वो आपकी करी थी वेरिंगटन नामक वैज्ञानिक ने करी थी। दोस्तों मैंने आपको जो ये फाउंडेशन वाला जो बैच है, जो पुराना लॉन्ग ईयर का जो बैच है, उसमें तो मैंने आपको अच्छी तरीके से लिखाया है, लेकिन जो क्रैश कोर्स वाले जो विद्यार्थी है उसको मैंने ये नहीं लिखाया। लेकिन जो आपके 12वीं का जो आपके जो नोट्स है उनमें एज इट इज ये आपको मैंने लिखाया गया है कि जो बोरॉन है उसको आपको कैसे याद करना है। बोरॉन मतलब बैरिंगटन। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो बोरॉन की जो खोज है वो किसने करी थी, आवश्यक पोषक तत्व के रूप में वेरिंगटन ने की थी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका 4। उसके बाद में दोस्तों जो अगला जो क्वेश्चन है वो एग्रोनॉमी से पूछा गया है। आपको पवन जी इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो साथियों यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो गन्ने से है, और यहाँ पर पूछा है कि गन्ने की अर्धसाली है, इसको अर्धसाली है ना, अर्धसाली अर्धसाली बोलते हैं, फसल कौन से महीने में बोई जाती है ना। देखो मैंने आपको बताया था गन्ने का जब अपन क्लासिफिकेशन कर रहे थे बुवाई के आधार पर है ना, टाइम ऑफ सेविंग बेसिस पर अपन कर रहे थे, तो मैंने आपको 3 प्रकार के गन्ने यहाँ पर बताए थे। आपको सबसे पहले आपको बताया था मैं कौन सा, शरदकालीन बताया था, इसके बाद में बसंतकालीन, और इसके बाद मैंने आपको वर्षाकालीन बताया था। मैंने आपको बताया था वर्षाकालीन जिसको अपन अर्धसाली कहते हैं, जो कि कहां पर दक्षिणी भारत में ज्यादातर इसकी जो बुवाई है वो की जाती है। और इसकी जो बुवाई है मैंने आपको बताया था मतलब कौन सा टाइम है, स्विंग टाइम वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु कब है, इसमें देखो वैसे जून जुलाई है परंतु यहाँ पर जुलाई अगस्त दे रखा है, तो राइट आंसर क्या जाएगा साथियों, जुलाई अगस्त। अब साथियों मैं आपको बता देता हूं कि जैसा कि अभी केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री विक्रम सर पढ़ाते हैं, तो मैं उनसे ये भी निवेदन करूंगा कि अभी जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन है वो अभी के अभी आपको मतलब हमारे जो प्रिय विद्यार्थी है उनको सॉल्यूशन करा देवे हैं। हाँ तो दोस्तों अपनी जो फैकल्टी है केमिस्ट्री और जो जो आपकी बायोलॉजी वाली है वो थोड़ा आज हॉलीडे होने की वजह से यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो मैं आपको जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है और एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनका मैंने आपको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सॉइल साइंस पढ़ाते हुए भी जो जिक्र किया था, तो उन क्वेश्चनों को मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले अपन बायोलॉजी के उन क्वेश्चनों की बात करते हैं जो अपन ने यहाँ पर जिक्र किए थे। सूत्रकृमि की बात करेंगे। आपको मैंने बताया था एग्रीकल्चर बायोलॉजी में आजकल जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो बीमारियां चल रही है एग्रीकल्चर में, सूत्रकृमि, जो आपकी जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होती है, आपकी जो ग्रीन हाउस पॉली हाउस में ज्यादातर जो बीमारियां हैं आपके क्षेत्र में या जहां पर भी अपन देखेंगे तो आपकी सूत्रकृमि की चल रही है। और सूत्रकृमि का जब अपन ने पढ़ा था तो वहां पर आपका पुटी नेमेटोड या जिसको दूसरा है अपना जिसको अपन बोलते हैं रूट नॉट नेमेटोड। तो यहां पर दोस्तों आपसे पूछा गया है रूट नॉट, इंग्लिश वाला नाम दिया गया है जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में जड़ ग्रंथि जो सूत्रकृमि है, उसका जो साइंटिफिक नेम है या उसको किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना रूट नॉट नेमेटोड का जो जूलॉजिकल नाम होता है वो होता है दोस्तों मेलिडोगाइनी, जिसको अपन इकोग्निटा बोल सकते हैं, तो इसकी स्पीसीज है। लेकिन जो मेन है वो क्या है दोस्तों, मेलिडोगाइनी की। एक इनकोग्निटा होता है, एक जावानी का होता है। ये आपका जो मेलिडोगाइनी है वो दोस्तों आपका कौन सा है, जड़ ग्रंथि, जिसको अपन रूट नॉट नेमेटोड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका होने वाला है मेलिडोगाइनी। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपका हाँ दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपको मैंने कई बार जिक्र किया था कि जो लाइकेन है, कवक और जो शैवाल होता है उसका जो सहजीवी संबंध होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। मैंने दोस्तों आपको ताजमहल का उदाहरण दिया था कि दिल्ली में जो ताजमहल है उसमें प्रदूषण बहुत उड़ता है, तो वहां पर आपको आसपास लाइकेन देखने को मिलेगा। लाइकेन लगाते हैं ताकि जो प्रदूषण होता है उस प्रदूषण का तुरंत ही वो क्या कर देता है, संकेत कर देता है कि भैया यहाँ पर प्रदूषण की जो है लेवल है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइकेन प्रदूषण का जो संकेत है वो कौन से प्रदूषण का संकेत देता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर प्रदूषण में SO2 गैस ज्यादा है तो वहां पर लाइकेन उसका तुरंत ही क्या दे देता है, संकेत दे देता है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो दोस्तों यहां पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है जो जीवों में उचित तंत्रिका का कार्य करती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ADE आपकी पानी में घुलनशील नहीं होकर किसमें घुलनशील है, वसा में घुलनशील है, ADE। तो ये तो तीनों के तीनों आपकी पानी में घुलनशील है ही नहीं है, ये तो आपकी कौन किस में घुलनशील है, ऑयल में, वसा में घुलनशील है। तो आपके पास में एक ही ऑप्शन बचा है, वो आपका कौन सा बचा है, विटामिन B12। तो आपको जो सही आंसर है दोस्तों जो इसका होने वाला है वो दोस्तों होने वाला है विटामिन B12।
चलो ये तो दोस्तों बात हो गई एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके सामने जिक्र किए थे, एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो अपन ने पढ़ाया था कुछ। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करेंगे केमिस्ट्री की, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो भी पोर्शन आपको पढ़ाया था, एक भी क्वेश्चन आपका जो पोर्शन पढ़ाया गया उसमें नोट्स में से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। जो भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से आए एज इट इज आपको वहां पर नोट्स में मिलेंगे, आपको कई बार एग्जाम में दिया भी गया है। तो दोस्तों सबसे पहले एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के सबसे पहले जो क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है डेयरी केमिस्ट्री में से लिया गया है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इस क्वेश्चन को कौन नहीं जानता है। 8वीं से 10वीं से आप इस क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं कि दूध जो दही है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और तो दोस्तों ध्यान रखना इसका जो सही आंसर है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दोस्तों ध्यान रखना कौन सा अम्ल पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जामों में पूछा गया, पिछली बार सुपरवाइजर या फिर जो टीए की एग्जाम हुई थी उसमें भी पूछा गया था कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। तो यूरिया का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है डाईएमाइड ऑफ कार्बोनिक अम्ल। तो दोस्तों यहां पर दिया गया है कि एमाइड बंध वाला जैविक उर्वरक कौन सा। जैव उर्वरक नहीं पूछ रहा है यहां पर, जैविक उर्वरक का मतलब है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मतलब यहां पर दोस्तों है कौन सा उर्वरक, कार्बनिक उर्वरक। उर्वरक है लेकिन कैसा उर्वरक है, कार्बनिक उर्वरक है। तो यहां पर पूछा गया दोस्तों, घुमाया है प्रश्न, लेकिन आप घूमने वाले नहीं हो क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया है कि एमाइड बंध वाला, जिसमें एमाइड पाया जाता है, एमाइड बंध पाया जाता है, और ऐसा कार्बनिक उर्वरक कौन सा है। तो दोस्तों बिल्कुल आपने सही आंसर दिया होगा, कौन सा है, यूरिया। क्योंकि अपन अभी जब इसका सूत्र देखते हैं तो इसका जो सूत्र होता है NH2 CONH2। तो ध्यान रखना दोस्तों CONH2 को क्या बोलते हैं अपन, एमाइड बोलते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना इसका जो सही आंसर है वो है आपका यूरिया। उसके बाद में दोस्तों अगला एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से जो संबंधित है वो आपका क्वेश्चन है, सबसे सीधा क्वेश्चन। यहां पर अपन देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर में जो पशुपालन के क्वेश्चन दिए हैं वो तो थोड़े टफ दिए हैं, लेकिन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में जो पशुपालन के क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किसी भी स्टूडेंट ने वो गलत नहीं किए होंगे। दोस्तों सबसे जो सिंपल जो क्वेश्चन आया यहां पर कि दूध का सफेद रंग किससे कारण होता है। मनोज जी कई बार जब मैं पास से गुजरता हूं तो आपको ये उदाहरण देते जाते हैं कि भैया दूध सफेद रंग है, तो आपको पता है कि हर कोचिंग वाला आपको क्या बताएगा कि दूध का जो सफेद रंग है वो केसीन ही बताएगा, ये नहीं कि आपको कैरोटीन बता देगा। अगर पीले रंग की बात करेंगे तो वो कैरोटीन बताएगा, लेकिन दूध का जो सफेद रंग है वो किसके कारण होता है, कैसीन के कारण होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, इसका सही आंसर है वो दोस्तों क्या है, कैसीन। उसके बाद में दोस्तों जो अगला क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से दिया गया है, आपके खाद्य रंग में से दिया गया है। जब आपको लास्ट टाइम पे ये जो टॉपिक है मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको अच्छी तरीके से जोर देके बताया था कि ये जो लास्ट वाले जो टॉपिक है अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आपकी रैंक के लिए, आपके अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे प्राकृतिक खाद्य रंग। अगर बात करेंगे ये सब के सब आपके रंग है, और रंग की बात करेंगे तो मैंने आपको रंग दो प्रकार के बताए थे, एक तो प्राकृतिक और एक रासायनिक खाद्य रंग आपको मैंने बताए थे। तो दोस्तों ध्यान रखना जो प्राकृतिक खाद्य रंग है आपको पता है कैरोटीन, जो आपका जो कैरोटीन है जो पाया जाता है आपकी जो प्राकृतिक चीजों से, जो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है कैरोटीन। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे अपन जो प्राकृतिक खाद्य रंग यहाँ पर जो आपको एज इट इज आपके एग्जाम नोट्सों में मिलेंगे, वहां पर प्राकृतिक खाद्य रंगों में सबसे पहले आपको दे रखा है कैरोटीन, हल्दी, इस तरह के आपको मैंने रंग बताए थे। तो दोस्तों ध्यान रखना जो आपका जो इसमें सही आंसर है वो आपका कौन सा है, कैरोटीन। उसके बाद में दोस्तों अगला एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से संबंधित जो आपका क्वेश्चन है वो है दोस्तों, यहां पर ज्यादातर विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन को गलत किया हुआ, और इससे संबंधित क्वेश्चन पिछली बार भी आपकी जेट के एग्जाम में पूछा गया था, और वहां पर भी मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था। कई बार आपको क्लास में मैंने बताया कि ये क्वेश्चन पिछली बार ऐसे पूछा था, यहां पर इंग्लिश वाला शब्द है वो आपकी समझ में नहीं आएगा, आप थोड़े इंग्लिश वाले की तरफ आपको जाना पड़ेगा, हिंदी वाला आपकी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, इधर देखो एक बार क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं। यहां पर दोस्तों दे रखा है अम्लीय मिट्टी का पुनर्ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है। पुनर्ग्रहण मतलब पुनः बनाया किससे जाता है, इसका मतलब अपन यही समझेंगे। लेकिन दोस्तों अपन इंग्लिश की तरफ चलते हैं, रिक्लेमेशन मतलब सुधार ऑफ एसिडिक सॉइल मेड बाई, मतलब यहां पर इंग्लिश में तो ये पूछना मार चाह रहा है, उसका मतलब ये है कि रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल मतलब अम्लीय मृदाओं का सुधार किससे करते हैं। जबकि यहां पर आप देखेंगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, यहां पर आप यहां पर आंसर देने के सक्षम नहीं होंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको इंग्लिश की तरफ जाना था, अगर आप इंग्लिश की तरफ गए तो यहां पर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है कि जो अम्लीय मृदा होती है उसमें सुधार के लिए अपन क्या काम में लेते हैं,
चूना युक्त पदार्थ, चाहे यहाँ पर डोलोमाइट, चाहे चूना पत्थर, भुजा हुआ, जला हुआ, ये अपन काम में लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें जो सही आंसर आपका होने वाला है बिल्कुल एक्यूरेट, ये आपका चूना, जिसको अपन लाइम बोलते हैं। आपको पता है जिप्सम क्षारीय, पायराइट क्षारीय, फॉस्फोजिप्सम भी अपन क्षारीय में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अम्लीय मृदाओं में अपन कौन सा काम में लेते हैं? चूना। अगर अपन ऐसे देखते हैं, अपन ने सब पढ़ा था, तो ये अपन कौन सी मृदाओं में काम में लेते हैं? क्षारीय। तो यहाँ पर एक तो आंसर आप दे ही नहीं सकते थे, तीनों का आंसर देते तो तीनों आंसर आपका होता नहीं, तो आपके पास में एक ही ऑप्शन था, थोड़ा बहुत दिमाग लगाते तो आपका जो सही आंसर होता दोस्तों वो होता आपका चूना, जो आपका 4 है वो राइट आंसर होता है। उसके बाद में दोस्तों आपको मैंने कई बार जिक्र किया है नाइट्रोजन चक्र के बारे में। आपको मैग्नीज जब पढ़ाया था उस टाइम पे भी नाइट्रोजन चक्र आपको मैंने पढ़ाया। उसके बाद में जब अपन जीवांश पदार्थ पढ़ाया था उस टाइम पे भी अपन ने मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन पढ़ाया था, उसमें भी मैंने वहां पर आपको जिक्र किया था, नाइट्रोजन चक्र के बारे में पूरा जिक्र किया था। आपको मैंने बताया था सबसे पहले क्या होगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में जमा करना, वो आपका क्या कहलाता है? स्थिरीकरण आपका कहलाएगा, जिसको अपन स्थिरीकरण बोलते हैं। उसके बाद में अमोनीकरण, आपको पता है, ये मैंने आपको नाइट्रोजन चक्र में अच्छी तरीके से बताया था कि भैया अमीनो अम्ल से किसका बनना? अमोनिया का बनना। उसके बाद में दोस्तों CO2 का विमुक्तिकरण। दोस्तों ध्यान रखना, अगला है नाइट्रिफिकेशन। बिल्कुल, नाइट्रिफिकेशन भी आपका क्या है? यहां पर इसका पार्ट है किसका? नाइट्रोजन चक्र का। लेकिन दोस्तों यहां पर अपन देखेंगे स्थिरीकरण। तो यहां पर दोस्तों स्थिरीकरण की बात करेंगे तो ये स्थिरीकरण यहां पर जो है इसका नाइट्रोजन चक्र का भाग है, लेकिन यहां पर अपन देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका विमुक्तिकरण, ये आपका नाइट्रोजन चक्र का हिस्सा नहीं होकर आपका कार्बन चक्र का, CO2 साइकिल का आपका हिस्सा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका जो सही आंसर है वो आपका होने वाला है, यहां पर आपको हिस्सा नहीं पूछ रहा है, तो CO2 का विमुक्तिकरण ये आपका इसका हिस्सा नहीं है। तो आपका जो सही आंसर है वो आपका थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। उसके बाद में दोस्तों यहां पर जो अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से संबंधित, जो अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहां है? ये है दोस्तों, ये जो अपना अगला क्वेश्चन है यूरिया से पूछा गया है। यूरिया से अपन देखेंगे, यहां पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं। उर्वरक में से इस बार काफी क्वेश्चन आए आपको है, हो सकता है जो एग्जामिनर है उसने केवल और केवल फर्टिलाइजर वाला जो टॉपिक है उसको उठा लिया है, और फर्टिलाइजर से संबंधित टॉपिक के अपन ने एमसीक्यूज भी आपको लिए डाले थे। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे अपन यूरिया, आपको मैंने बताया था यूरिया कैसी प्रकृति का उर्वरक है? अम्लीय प्रकृति का उर्वरक है। और अपन यूरिया को मिट्टी में लगातार अपन डालेंगे तो आपकी जो मृदा है वो भी कैसी हो जाएगी दोस्तों? अम्लीय हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, यूरिया को अपन मृदा में डालेंगे बार बार तो आपकी जो मृदा है वो कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी, क्योंकि अम्लीय प्रकृति का उर्वरक है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है ये दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान, जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। शुरुआत में भी फर्स्ट जो आपका पेज है उसमें भी आपको ये मिलेगा, जब आपको लवणीय क्षारीय मृदा पढ़ाई थी वहां पर भी आपको मिलेगा। और आपको पता है इसका जो सही आंसर है वो आप कोई भी गलत नहीं करेंगे, वो दोस्तों आपका सही आंसर क्या है? करनाल, हरियाणा में। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन इसमें है, शायद अपन से मिस हो गया है, यहां पर डीएपी का, डाई अमोनियम फॉस्फेट का आपसे संरचना सूत्र या जिसको अपन बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला, यहां पर आपसे पूछा गया है कि डीएपी उर्वरक का, जिसको अपन डाई अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं, उसका संरचना सूत्र यहां पर आपको सही पूछ रहा है कि वो संरचना सूत्र सही कौन सा है। एज इट इज आपको लिखाया हुआ है, आपको पता है कि इसका जो नाम क्या है? डाई अमोनियम, अमोनिया के कितने? 2, और ये क्या है? फॉस्फेट। तो इसका जो सही सूत्र है वो दोस्तों ये है NH4 का होल ट्वाइस HPO4, जो इसका है सही सूत्र। तो डीएपी उर्वरक का जो सही सूत्र वो क्या है दोस्तों? जो थर्ड ऑप्शन में NH4 का होल ट्वाइस HPO4 आपका क्या होगा? सही सूत्र। ये आपका किसका है? यूरिया का है, इसकी तरफ आपको जाना नहीं है, ये मोनो कैल्शियम फॉस्फेट का है दोस्तों। आपका जो सही आंसर है वो दोस्तों होगा डीएपी का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो क्या है? NH4 का होल ट्वाइस HPO4, जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका सही हो। तो दोस्तों जो एग्रीकल्चर से संबंधित है ये जो क्वेश्चन है आपका, एक भी क्वेश्चन आपके जो है नोट्सों में से बाहर नहीं गया है, हर एक क्वेश्चन आपके साथ अच्छी तरीके से जिक्र किया है। मेरे ख्याल से आपके जो तीनों के तीनों पेपर है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का अच्छे हुए होंगे। तो इसी तरह की ये महत्वपूर्ण आपकी जो आंसर की है जो आपसे संबंधित आपको हमने जो सॉल्व कराया है, तो इसको ज्यादातर विद्यार्थियों तक जिन्होंने आज जेट का एग्जाम दिया है उन तक शेयर करें, और हमारा जो भैरव एग्रीकल्चर का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप क्या करें? सब्सक्राइब करें। थैंक यू।